यस, गुड इवनिंग एवरीवन। अपनी इन डेप्थ रिवीजन लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और आज के इस लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एएस है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28। एएस 28 है अकाउंटिंग फॉर इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स। ठीक, फुल्ली प्रैक्टिकल एएस है एंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है, क्वेश्चन आते रहता है। ठीक, इसमें अगर मैं कवरेज की बात करूं तो सबसे पहले तो थोड़ा बहुत बेसिक कंसेप्ट समझना जरूरी है, देखेंगे। उसके बाद आउट ऑफ स्कोप देखेंगे बेसिक के बाद कि इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट में कौन कौन सी चीज कवर्ड नहीं होता है। ठीक, और इसके बाद हम देखेंगे नेट कवरेज क्या है। ठीक, जो इम्पेयरमेंट है उसके बारे में, और उसमें भी या चलो स्कोप लिख देते हैं कि क्या कवर करेंगे। ठीक, स्टार्ट करूं। और हाँ, ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है इसमें थोड़े क्वेश्चंस भी हमें करने पड़ेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल एएस है ना, तो क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा तो मजा नहीं आएगा। एटलीस्ट हमें 4-5 क्वेश्चन तो देखने ही चाहिए प्रैक्टिकल। क्या कहते हो आप लोग, शुरू करें तो? चलो, सबसे पहले आते हैं, जरा बेसिक कंसेप्ट समझते हैं, फिर एएस के कंटेंट पे आएंगे। आसान है, बेसिक कंसेप्ट। ठीक, एसेट्स है तो एक होता है एसेट का कैरिंग अमाउंट। ठीक, कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट का मतलब हुआ एसेट किस अमाउंट पे बुक में कैरी कर रहे हैं, यानी कि बुक में किस वैल्यू पे एसेट दिख रहा है। इसको सिंपल भाषा में आप बुक वैल्यू भी बोलते हैं, एंड डब्ल्यूडीबी भी कई बार लोग बोल देते हैं, रिटेन डाउन वैल्यू। ठीक, डब्ल्यूडीबी यूजुअली कब यूज करते हैं, जब डेप्रिसिएशन उस पर डब्ल्यूडीबी मेथड से चार्ज हो रहा है। ठीक है, कैरिंग अमाउंट का मतलब क्या, बुक में एसेट किस अमाउंट पे दिख रहा है। मान लो कोई एसेट का कॉस्ट है 10 लाख, उस पे अभी तक डेप्सन चार्ज हो चुका है 2 लाख, तो ये जो 8 लाख है ना, 8 लाख है, यही क्या है एसेट के लिए कैरिंग अमाउंट। इसी अमाउंट पे तो बुक पे दिखेगा एसेट, एसेट की वैल्यू क्या दिखेगी बुक्स में, 8 लाख। तो बुक में दिखने वाले वैल्यू को बुक वैल्यू भी बोलते हैं, जिस वैल्यू पे उसको कैरी कर रहे हैं उसको कैरिंग अमाउंट भी बोलते हैं। सब अल्टरनेटिव नाम है, तो इसको क्या बोलेंगे, कैरिंग अमाउंट। करेक्ट। दूसरा होता है रिकवरेबल वैल्यू। नाम ही में सब चीज छुपा है, ध्यान से सुनना। रिकवरेबल वैल्यू का मतलब कितना मैक्सिमम बेनिफिट उस एसेट से रिकवर कर सकते हैं, कितना मैक्सिमम बेनिफिट उस एसेट से डेराइव कर सकते हैं। अब बताओ, एसेट को ताकि सेल कर सकते हो, अगर कई बार जरूरत पड़ती है, फायदा होता है तो हम सेल कर देते हैं, यूजुअली तो हम यूज करने के लिए लेके आए। ठीक, सेल करते हो तो सेलिंग प्रोसीड आएगा, सेल प्रोसीड आएगा। लेकिन कई बार सेलिंग में कुछ खर्चे भी लग जाते हैं, जैसे ब्रोकरेज हो गया, स्टाम्प ड्यूटी, कोई लीगल चार्जेस पे करना पड़ा, कॉस्ट ऑफ रिमूवल है, डिसमेंटल करना पड़ा, ये सारे खर्चे। ठीक, तो उसको बोलते हैं एसेट अगर बेचा तो नेट सेलिंग प्राइस आएगा कि नहीं। नेट सेलिंग प्राइस मतलब सेल प्रोसीड में से कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल घटा देते। ठीक, एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट घटा देते हैं, बेचने के लिए जो खर्चा लगेगा। या दूसरा, अगर एसेट को यूज करते हैं, ठीक तो ऑब्वियस सी बात है एसेट यूज होगा, उससे कैश फ्लो जनरेट होगा,
जितना आगे उसे यूज करने वाले जो उसका लाइफ है। अंत में एसेट कुछ स्क्रैप में बिकेगा जिसको सैल्वेज वैल्यू बोलते हैं, वो भी आएगा अपने पास। कैपिटल बजटिंग में भी तो आप लोग सीखते हुए चीज, ठीक। तो अगर एसेट को यूज करते हैं तो कैश फ्लो जनरेट होगा ओवर द पीरियड ऑफ लाइफ। एसेट को यूज करोगे, प्रोडक्शन करोगे, गुड्स बेचोगे तो कैश फ्लो आएगा कि नहीं। और दूसरा, अंत में क्या आता है, सेल्वेज वैल्यू, ठीक। यूज किया तो यही है ना बेनिफिट आने वाला, तो इसको बोलते हैं वैल्यू इन यूज। वैल्यू इन यूज यानी कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेल्वेज वैल्यू। अब बताओ हम क्या पढ़ रहे हैं, रिकवरेबल अमाउंट। मैंने क्या बोला था, मैक्सिमम बेनिफिट कितना एसेट से डिराइव हो सकता है। तो मैक्सिमम बेनिफिट डिराइव कितना हो सकता है, ताकि बेच के इतना आएगा, या फिर यूज किया तो जो भी वैल्यू डिराइव होगा उसका प्रेजेंट वैल्यू ये रहा, वैल्यू इन यूज, विच एवर इज हायर होना चाहिए। मैक्सिमम बेनिफिट डिराइव कितना होगा देखने के लिए, तो हायर ऑफ बिलो। मान लेते हैं कि नेट सेलिंग प्राइस है 6 लाख, करेक्ट। एंड वैल्यू इन यूज, अगर एसेट को बेचते नहीं यूज करते हैं तो जो कैश फ्लो आने वाला है उनका प्रेजेंट वैल्यू आया 6,50,000, करेक्ट। तो क्या आएगा रिकवरेबल अमाउंट, दोनों में से विच एवर इज हायर। हायर तो कितना है, 6,50,000। समझ में आया क्या। एक है एसेट की कैरिंग अमाउंट, बुक में कितने पे एसेट दिख रहा है उसको बुक वैल्यू WDB भी बोल देते हैं। दूसरा है रिकवरेबल अमाउंट, एसेट से मैक्सिमम बेनिफिट कितना रिकवर कर सकते हैं। ये होता है नेट सेलिंग प्राइस, डिटेल में भी पढ़ेंगे, अभी बस एक थीम समझा रहा हूं। एंड वैल्यू इन यूज विच एवर इज हायर, एसेट को ताकि बेचे तो ये आएगा, नहीं बेचे यूज करे तो इतना वैल्यू जनरेट होने वाला है। जो भी हायर होगा यही तो है मैक्सिमम बेनिफिट जो एसेट से आ सकता है। हमारे केस में देखो, एसेट की कॉस्ट कितनी थी, 8 लाख, और उस एसेट को मैक्सिमम बेनिफिट वो एसेट कितना जनरेट करेगा, 6,50,000। तो AS28 का यही बस एक लाइन है कि कहने का मतलब, अगर कोई एसेट का रिकवरेबल वैल्यू कम है कैरिंग अमाउंट से, तो आप एसेट को बुक में 8 लाख पे क्यों दिखा रहे हो, है कि नहीं। आपका एसेट क्या है, ओवर स्टेटेड है, ज्यादा अमाउंट पे दिख रहा है। एक्चुअल में जितना वो वैल्यू जनरेट कर सकता है उससे ज्यादा पे आप दिखा रहे हो। दिस इज द सिचुएशन ऑफ एसेट ओवर वैल्यूड। तो AS28 क्या बोलता है, एसेट को राइट ऑफ करो, 6,50,000 पे दिखाओ। अब ये 1.5 लाख जो एसेट का कॉस्ट में से राइट ऑफ करनी पड़ेगी ना, इस नुकसान को, इस लॉस को PL में डेबिट करेंगे। दिस इज इंपेयरमेंट लॉस। इंपेयरमेंट लॉस, इंपेयरमेंट लॉस कुछ भी नहीं है, एक्सेस ऑफ कैरिंग अमाउंट ओवर रिकवरेबल वैल्यू। अगर रिकवरेबल वैल्यू से कैरिंग अमाउंट ज्यादा है, ठीक, तो एएस क्या बोलता है, आपको रिकवरेबल वैल्यू पे दिखाना है, आपको अपनी एसेट को ओवरस्टेट करके दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक। एसेट जब मैक्सिमम 6,50,000 ही वैल्यू जनरेट कर सकता है तो आप 8 लाख पे क्यों दिखा रहे हो। इंपेयरमेंट लॉस कुछ नहीं है, इट इज डाउनवर्ड रिडक्शन इन अ वैल्यू ऑफ एसेट। अच्छा, ऐसा क्यों होता है, कोई चीज जो 8 लाख का वैल्यू है, कॉस्ट है, वो कम में क्यों बिक रहा है, या कई बार कम यूज करने से कम बेनिफिट क्यों दे रहा है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इसको बुलाया था इंडिकेटर्स फॉर इंपेयरमेंट, ठीक, इंडिकेटर्स फॉर इंपेयरमेंट। डिटेल में अभी पढ़ेंगे, बस मोटा मोटी समझा रहा हूं। सर कुछ तो इंडिकेटर होते हैं इंटरनल, जैसे कि खुद से सोचना, एसेट में फिजिकल डैमेज हो गया, लेके आए थे एसेट तो ज्यादा ही वैल्यू जनरेट करने वाला था, फिजिकल डैमेज हो गया, उसकी लाइफ कम हो गई, प्रोडक्शन भी कम करता है, इस वजह से हो सकता है बिक भी कम में रहा हो और वैल्यू इन यूज भी कम आता हो। वैल्यू इन यूज तो डिपेंड करता है कैश फ्लो पे, एसेट कैश फ्लो ही कम जनरेट करेगा तो वैल्यू इन यूज कम आएगा, ये इंटरनल है, ठीक। दूसरा, मान लो सिग्निफिकेंट चेंज आ गया एसेट के यूज में। फॉर एग्जांपल हम सोचे थे एसेट को लंबे समय तक यूज करेंगे, लेकिन
जिस ऑपरेशन में एसेट को यूज कर रहे हैं उसको डिसकंटिन्यू करने वाले हैं। मान लो जिस ब्रांच में मेरा वो एसेट यूज हो रहा है उस ब्रांच को बंद करने वाला, तो बंद करूंगा तो ऑब्वियसली सफिशिएंट कैश फ्लो तो आगे जनरेट नहीं होगा, एसेट को बंद करते टाइम बेचना ही पड़ेगा। और दूसरी, अगर आप एसेट अर्जेंसी की नीड में बेच रहे हो क्योंकि बंद हो रहा है तो हो सकता है कम में बिके, यूज करते तो ज्यादा वैल्यू जनरेट हो पाता। ठीक। चलो कुछ एक्सटर्नल रीजन की भी एग्जांपल देता हूं। एक्सटर्नल रीजन, एक्सटर्नल मतलब आउटसाइड एंटिटी, एंटिटी के अंदर का कारण नहीं है। जैसे कि गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी, ऐसा एसेट है जिसको सरकार ने बोल दिया 4 साल से ज्यादा यूज नहीं कर सकते, पॉल्यूशन क्रिएट करता है बहुत ज्यादा, क्या करोगे। दूसरा, डिस्काउंट रेट बढ़ गया, डिस्काउंट रेट बढ़ गया, बताओ इसमें प्रेजेंट वैल्यू कर रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू जिस रेट से कर रहे हैं उस रेट को बढ़ा दोगे तो ऑब्वियसली प्रेजेंट वैल्यू तो कम आएगा। थर्ड, मान लेते हैं तीसरा कारण, जो भी आपने एक्सपेक्ट किया था उससे कम हो गया एसेट की वैल्यू। फॉर एग्जांपल जैसे टेक्नोलॉजी चेंज की वजह से आप लेके आए, आपने एक्सपेक्ट किया था कि एसेट बहुत वैल्यू जनरेट करेगा, टेक्नोलॉजी में चेंज हो गया, ये एसेट आउटडेटेड हो गया, इससे ज्यादा मॉडल की चीजें आ गई, अभी आज बेचने भी जाऊं तो सस्ते में बिकेगी, प्लस जितना सोचा था उतने काम का भी नहीं है। समझ में आया क्या। तो इंपेयरमेंट लॉस कुछ नहीं है, रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट है। कारण इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। अगर एसेट का कॉस्ट से कम रिकवरेबल वैल्यू हो गया तो एसेट को राइट ऑफ करके रिकवरेबल वैल्यू पे ले आइए, यही AS28 का मेन पूरा कंसेप्ट है। समझ में आया क्या। तो ये बेसिक समझ में आया। चलो अब कहानी पे आते हैं, AS28 पे इतना समझाना जरूरी था। अच्छा, किसी के मन में आ सकता है सर, मान लीजिए रिकवरेबल वैल्यू 10 लाख होता, अब तो कॉस्ट 8 लाख है, रिकवरेबल वैल्यू 10 लाख हो गया, क्या 10 लाख पे नहीं करे। इम्पेयरमेंट लॉस सिर्फ डाउनवर्ड के लिए बात करता है, ठीक है। एसेट अगर वैल्यू 10 लाख हो गया 8 लाख का, तो कोई बात नहीं, एसेट तो ऐसे भी ज्यादा वैल्यू जनरेट करनी चाहिए जितना उसका कॉस्ट है। 8 लाख का सामान खरीद के लाऊंगा, वो 8 लाख ही मुझे वैल्यू जनरेट करके दे, नहीं। तो इसको आपको 10 लाख में वैल्यू करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप फेयर वैल्यू मेथड यूज करते हैं, AS10 क्या बोलता है, रिवैल्यूएशन, एसेट को कॉस्ट पे भी दिखा सकते हैं, रिवैल्यू मेथड को भी यूज कर सकते हैं रिवैल्यूएशन पे। AS10 के अनुसार अगर अपवर्ड रिवैल्यूएशन करना है कोई दिक्कत नहीं, पर AS28 सिर्फ और सिर्फ इंपेयरमेंट की बात करता है, याद रखेंगे क्या। चलो, तो अगर अपवर्ड एसेट का रिवैल्यूएशन करना है तो देखेंगे AS10 में, अगर कोई कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहा है तो इग्नोर, अगर मान लो फेयर वैल्यू पे वैल्यू करता है, रिवैल्यूड मेथड फॉलो करता है, तो अपनी पॉलिसी अनुसार रिवैल्यूएशन करेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। पर ये तो AS10 डील करता है, हम AS28 पढ़ रहे हैं। AS28 सिर्फ इंपेयरमेंट की बात करता है, ठीक। इंपेयरमेंट इन कारणों से हुए थे, कई बार कारण खत्म हो जाते हैं। मान लो कोई गवर्नमेंट का रिस्ट्रिक्शन आया था, इंपेयरमेंट हमने कर दिया, कुछ समय बाद गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन हटा दी, तो कई बार रिवर्स भी हो जाता है इंपेयरमेंट, ठीक। इंपेयरमेंट का रिवर्सल भी हो जाता है, जिस कारण से, जिस इंडिकेटर से इंपेयरमेंट हुआ था, अगर वो इंडिकेटर ही एग्जिस्ट ना करे तो रिवर्सल ऑफ इंडिकेटर का केस आ सकता है, ये भी देखेंगे। चलो अब शुरू करते हैं कहानी, थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा। एक काम करता हूँ, यहीं से लिखता हूँ, AS28 में सबसे पहले लिखो आउट ऑफ स्कोप। आउट ऑफ स्कोप का मतलब क्या, यहाँ पे कवर्ड नहीं है। सबसे पहले इन्वेंट्री का, पता है आपको इन्वेंट्री के लिए AS2 ऑलरेडी है, और इन्वेंट्री की हम वैल्यूएशन भी करते हैं हर एक बैलेंस शीट डेट पे, तो उसके लिए इंपेयरमेंट लगाने की जरूरत नहीं है। दूसरा, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट,
कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो AS7 ट्रीटमेंट बताता है हमें वो करने की जरूरत है, उसके लिए भी इम्पेयरमेंट लगाने की जरूरत नहीं है। थर्ड, फाइनेंशियल एसेट्स, ठीक, फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट AS13। AS13 में हम पढ़ेंगे कि इन्वेस्टमेंट जो करते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में उस पर भी लगाने की जरूरत नहीं, जो AS13 बोलता है उस अनुसार उनका ट्रीटमेंट होता है। लास्ट, डेफर्ड टैक्स एसेट, डेफर्ड टैक्स एसेट AS22, इन पे AS28 नहीं अप्लाई होता है। इनके लिए सेपरेट AS है, जो वो AS ट्रीटमेंट बताता है हम उस अनुसार करते हैं। आउट ऑफ स्कोप समझ में आया? चलो नेक्स्ट टॉपिक है कुछ मीनिंग एंड डेफिनेशन। ऊपर जो समझाया अब लिखना भी है, अब डिटेल में जा रहे हैं। मीनिंग एंड डेफिनेशंस, सबसे पहले तो आया कैरिंग अमाउंट। अभी बताया, बताओ एसेट की कैरिंग अमाउंट। एक और काम कर सकते हैं, ये लिखने से पहले जरा एक थर्ड टॉपिक था ना, क्या पढ़ने वाले हैं इसमें क्या नहीं पढ़ने वाले, ये तो लिख ही लिया, जरा स्कोप भी लिख लो। सेकेंड टॉपिक में स्कोप लिख लो। इम्पेयरमेंट पढ़ेंगे तो इसको 3 पार्टों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक, इम्पेयरमेंट ऑफ इंडिविजुअल एसेट, इम्पेयरमेंट ऑफ इंडिविजुअल एसेट। दूसरा, इम्पेयरमेंट ऑफ कैश जनरेटिंग यूनिट, कैश जनरेटिंग यूनिट इसको बोलते हैं CGU। थर्ड, इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल एंड कॉर्पोरेट एसेट, नीचे थोड़ा क्लीन कर देता हूं, ठीक। अब यहां पे देखोगे ध्यान से तो 3 टॉपिक में मैंने पूरी चैप्टर को डिवाइड कर दिया, 1, 2 एंड 3, ठीक। साथ ही में इम्पेयरमेंट ऑफ इंडिविजुअल एसेट, सर कौन कौन सी एसेट का इम्पेयरमेंट यहाँ पे देखने वाले हैं। नंबर 1, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, आपने पढ़ा है ना, टेंजिबल फिक्स एसेट होते हैं ये, ठीक, इनका इम्पेयरमेंट। दूसरा, इंटेंजिबल का इम्पेयरमेंट, इंटेंजिबल का इम्पेयरमेंट, इसके लिए क्या AS है, तो AS10, इसके लिए AS26। एक और है, पता है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज, पता है, ऊपर मैंने आउट ऑफ स्कोप में फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट लिखा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज नहीं लिखा, ठीक। अगर प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट है तो उसका भी इम्पेयरमेंट कवर्ड है यहाँ पे, है तो डिस्कस होता है AS13 के अंदर ही, लेकिन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि इन्वेस्टमेंट शेयर में है, बॉन्ड में, उसकी इम्पेयरमेंट की बात नहीं हो रही यहाँ पे, ठीक। तो सारे टेंजिबल एसेट जिसको PPE बोलते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, सारे इंटेंजिबल एसेट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इनका तो देखेंगे ही। फिर CGU का इम्पेयरमेंट, फिर गुडविल एंड कॉर्पोरेट एसेट का इम्पेयरमेंट। समझ में आया? तो ये आउट ऑफ स्कोप थे, ये स्कोप है। अब जरा कहानी को शुरू करता हूं मीनिंग से, ठीक। सीक्वेंस सही रखना जरूरी है। मीनिंग एंड डेफिनेशन, सबसे पहले हमने क्या देखा कि कैरिंग अमाउंट क्या होता है किसी भी एसेट का। इम्पेयरमेंट टेंजिबल का भी हो सकता है, इंटेंजिबल की भी हो सकता है, जिस भी एसेट का कर रहे हैं। कैरिंग अमाउंट क्या होता है किसी एसेट का, बुक में किस अमाउंट में कैरी हो रहा है, इसको बुक वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक। इसको बुक वैल्यू, WDV, अलग अलग नाम है, ठीक, ETC बोल सकते हैं। अमाउंट एट विच
amount at which asset is carried at book. दूसरा होता है रिकवरेबल वैल्यू। हमने पढ़ा ना, रिकवरेबल वैल्यू इज हायर ऑफ किन दो चीजों का, बोलो फटाफट से, थोड़ा रफली बना देता हूं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नंबर 1 सर नेट सेलिंग प्राइस, दूसरा वैल्यू इन यूज। रिकवरेबल अमाउंट इन दोनों में से जो भी हायर होगा उसी को बोलेंगे। सिंपल भाषा में क्या बोलते हैं इसको, मैक्सिमम बेनिफिट दैट कैन बी डेराइव फ्रॉम अ एसेट। ठीक, अब आ जाते हैं नेट सेलिंग प्राइस पे। नेट सेलिंग प्राइस ये निकलता है देखो, हमेशा जब हम सेलिंग प्राइस निकालते हैं ना, कितना सेल करके आएगा एसेट में से, तो ये होता है आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन, है कि नहीं? क्योंकि ट्रांजैक्शन आर्म लेंथ नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है, हम तो सस्ते में भी दे सकते हैं, अपने लोगों को तो फ्री में भी देते थे, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अगर आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन में दो विलिंग पार्टी आपस में खरीद बेच करे तो कितने में बिकेगा? ठीक, तो सेलिंग प्राइस लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल, एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट लिख दो, समसे सेलिंग कॉस्ट। अब इन दोनों का डिफरेंस जरा देखो डिटेल में। सर सेलिंग प्राइस क्या होगा, कहां से पता चलेगा? हम तो एसेट को बेच नहीं रहे, बैठ के बस सोच रहे हैं कि बेचने गए तो कितने में बिकेगा, बेचते तब तो पता चलता है एग्जैक्ट, इसलिए क्या है एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। एक नंबर हो सकता है बाइंडिंग सेल्स एग्रीमेंट, बेचने का एग्रीमेंट हो गया है, पता है किस प्राइस पे बिकेगा, अगर कोई सेल्स एग्रीमेंट है तब तो ठीक है, ये ना हो तो सेल प्राइस ऑफ सिमिलर एसेट। ऐसा ही कोई एसेट अगर हाल ही में बिका है, देख लो किस प्राइस पे बिका है। मान लो ये भी नहीं पता कि किस प्राइस पे बिका है, कोई एसेट बिका ही नहीं है हाल ही में सिमिलर, तो कोई बात नहीं, सेकेंड हैंड एसेट की मार्केट होती है कि नहीं, जहां पे सेकेंड हैंड एसेट बिकते हैं, वहां से पता कर लो, या फिर एक्टिव मार्केट फॉर सेकेंड हैंड एसेट्स, ऐसे पता चल जाएगा। कोई बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट है तो ठीक है, पता है किस प्राइस पे बिकना है, नहीं है सिमिलर एसेट किस प्राइस पे बिके वो भी नहीं पता, अरे भाई सेकेंड हैंड एसेट किस प्राइस पे बिकते हैं मार्केट से पता कर लो। दूसरा एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट। ध्यान से सुनना, बच्चे यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट कंफ्यूज क्यों होते हैं पता नहीं। एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट का मतलब है, मान लो इस चीज को बेचना है तो बेचने के लिए आगे जब तक ये बिक ना जाए क्या खर्चा करना पड़ सकता है। कई बार बेचते हैं, मान लो कोई बड़ा एसेट है, रजिस्ट्री वगैरह का है तो स्टाम्प ड्यूटी देना पड़ सकता है, ब्रोकर के थोड़ा थ्रू बेचा तो ब्रोकरेज देना पड़ सकता है, किसी से कंसल्टेंसी लेके बेचा तो लीगल चार्जेस देना पड़ सकता है। ठीक, क्या नहीं जोड़ेंगे एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट में? एक नंबर, बेचते टाइम टैक्सेशन जो लगेगा उसका ध्यान नहीं देना है, कि बेचेंगे तो फिर हमें तो टैक्स भी भरने पड़ते हैं ना, उस सब का ध्यान नहीं देना। दूसरा, फाइनेंस कॉस्ट को ध्यान में नहीं देना, एसेट कई बार हम लोन पे लिए होते हैं तो फाइनेंस कॉस्ट पे इनकर्ड हो रहा होता है, उसको इसमें नहीं जोड़ना। सिंपल सी बात है, देखो सेलिंग कॉस्ट का मतलब होता है सिर्फ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फॉर सेलिंग ऑफ दैट एसेट,
बेचने के लिए जो बेचने के लिए जो खर्चा जरूरी है वो लेंगे, ठीक है। कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फॉर सेलिंग एसेट्स, जैसे कि ब्रोकरेज, कई बार कमीशन नाम से भी दे सकता है कि बेचने के लिए कमीशन पे करना पड़ा, ठीक। कोई चार्ज जैसे कि सेल पे कई बार स्टाम्प ड्यूटी वगैरह भी देना पड़ता है, ये भी चलेगा। क्या नहीं इंक्लूड होगा, बेच रहे हो कोई चीज तो इनकम टैक्स कितना पे करना पड़ेगा, ये सबको ध्यान देने की जरूरत नहीं है सेलिंग कॉस्ट में। दूसरा सर फाइनेंस कॉस्ट सेलिंग कॉस्ट में नहीं आता, ठीक। इट डज नॉट इंक्लूड, क्या इंक्लूड नहीं करेंगे, एक तो फाइनेंस कॉस्ट। एसेट क्या हो सकता है सर, लोन पे लिया हो उस पे इंटरेस्ट भी जा रहा हो सकता है, उसको एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट में लेने की जरूरत नहीं। दूसरा टैक्सेस एटीसी, समझ में आया। अब नेट सेलिंग प्राइस क्लियर हुआ, कैसे निकलेगा, सेलिंग प्राइस में से एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट घटा के बेचने के लिए जो खर्चा करना पड़ेगा दैट इज एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग प्राइस बाइंडिंग सेल्स एग्रीमेंट से आ सकता है, सेल प्रोसीड ऑफ सिमिलर गुड्स, हाल ही में कोई बिका हो तो देख लो, नहीं तो एक्टिव मार्केट फॉर सेकेंड हैंड एसेट्स, वहां से पता चल जाएगा। दूसरा है वैल्यू इन यूज, आइए जरा सेकेंड, वैल्यू इन यूज, यूज करके कितना वैल्यू जनरेट कर सकते हैं, ये निकलता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो। आगे एसेट को यूज करोगे तो जितना साल भी उसका लाइफ है, मान लो 4 साल, तो 4 साल कैश फ्लो जनरेट करेगा, ठीक। अंत में सेल्वेज वैल्यू भी आएगी, एसेट को बेचा तो कुछ, ठीक, प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेल्वेज वैल्यू। इसमें डिस्काउंट रेट क्या लेंगे, तो डिस्काउंट रेट लेते हैं प्री टैक्स, प्री टैक्स मतलब बिफोर टैक्स रेट लेना है, प्री टैक्स मार्केट रेट ले सकते हैं, ठीक, या प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल ले सकते हैं। चलो समझ में आया क्या। पहला डेफिनेशन था कैरिंग अमाउंट, दूसरा डेफिनेशन था रिकवरेबल वैल्यू। इसमें 2 पॉइंट थे, नेट सेलिंग प्राइस और वैल्यू इन यूज, विच एवर इज हायर लेना है, दोनों को डिफाइन कर दिया मैंने। अब आते हैं थर्ड इम्पेयरमेंट पे, इम्पेयरमेंट लॉस, इम्पेयरमेंट लॉस। इम्पेयरमेंट लॉस का मतलब क्या होता है, जब कैरिंग अमाउंट रिकवरेबल वैल्यू से ज्यादा हो तो उस डिफरेंस को बोलते हैं इम्पेयरमेंट लॉस, ठीक। जो बुक का डेफिनेशन है वो कुछ ऐसा है, इट इज अमाउंट बाय विच कैरिंग अमाउंट एक्सीड्स रिकवरेबल वैल्यू। जैसे कि कैरिंग अमाउंट कितना है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 7 लाख, ठीक। एसेट को अगर बेचने गए तो नेट सेलिंग प्राइस आएगा 6 लाख, और मान लो नहीं बेचा, एसेट को यूज करा, तो जो कैश फ्लो जनरेट होगा और सेल्वेज वैल्यू उसका प्रेजेंट वैल्यू करके दिया है, जिसको वैल्यू इन यूज बोलते हैं, ये आएगा 4,50,000। अब बताओ यहां पे वी हैव रिकवरेबल वैल्यू कितना आएगा,
इसको क्या लिखोगे, हायर ऑफ नेट सेलिंग प्राइस एंड वैल्यू इन यूज, इन दोनों में जो भी ज्यादा होता है उसी को लेते हैं। इसका नाम ही है, देखो रिकवरेबल वैल्यू मतलब मैक्सिमम वैल्यू दैट कैन बी डेराइव फ्रॉम एसेट। बेचा तो इतना आएगा, यूज किया तो इतना आएगा, मैक्सिमम क्या है, ये है, दैट इज 6 लाख। तो रिकवरेबल वैल्यू आ गया 6 लाख। हम क्या बोल रहे हैं, अगर कैरिंग अमाउंट ज्यादा है रिकवरेबल वैल्यू से, तो हमें एसेट को रिकवरेबल वैल्यू पे दिखानी चाहिए, जितने से ज्यादा है वही है इंपेयरमेंट लॉस। ठीक, इंपेयरमेंट लॉस ये क्या है, 7 लाख माइनस 6 लाख, कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल वैल्यू, दैट इज 7 लाख माइनस 6 लाख, 1 लाख आएगा। ठीक, अकाउंटिंग कैसे करते हैं, इंपेयरमेंट लॉस तो आपने निकाल लिया, एसेट का कॉस्ट 1 लाख से घटाना है, समझ में आ गया। अकाउंटिंग कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है, इंपेयरमेंट लॉस, क्योंकि लॉस राइट ऑफ कर रहे हैं, नुकसान है तो डेबिट करनी पड़ेगी, इंपेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट, ऑल द एक्सपेंस एंड लॉसेस शैल बी डेबिटेड टू, एसेट का कॉस्ट रिड्यूस हो गया इससे, एसेट्स अकाउंट 1 लाख से घटा दो। दूसरा, क्योंकि इंपेयरमेंट लॉस है तो इसको राइट ऑफ करना पड़ेगा पीएल में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंपेयरमेंट लॉस, इतना आसान तो है। और जो बच्चे अच्छे से बाई चांस पढ़े होंगे, कभी भी नहीं भी पढ़ा होगा तो आप लोगों को समझ में तो आ ही रहा है, जो अच्छे से पढ़े होंगे उन्हें तो लग रहा है बच्चे ऐसे चीज है। समझ में आया क्या, क्या इंपेयरमेंट गेन हो सकता है, नहीं हो सकता। रिकवरेबल वैल्यू को कभी भी ज्यादा, अगर ज्यादा है तो एसेट को ज्यादा पे नहीं दिखाना, एसेट का ठीक है काम ही है मैक्सिमम वैल्यू जनरेट करना, एसेट का तो रिकवरेबल वैल्यू कॉस्ट से ज्यादा ही होनी चाहिए, उसका नाम क्या है, एसेट्स। लेकिन हाँ, अगर लॉस कभी बुक किया है किसी कारणवश, आपको पता है इंपेयरमेंट लॉस इंडिकेशन से होता है किसी कारणवश, तो भविष्य में अगर वो कारण नहीं रहती, इंडिकेटर नहीं रहता, तो लॉस को रिवर्स कर सकते हैं, इट इज अ रिवर्सल ऑफ क्या बोलते हैं, इंपेयरमेंट लॉस। इंपेयरमेंट गेन कभी नहीं आएगा, लॉस हुआ है, बुक किया है, उसको रिवर्स कर सकते हैं। चलो, नेक्स्ट टॉपिक है इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स फॉर इंपेयरमेंट लॉस। आपको कैसे पता चलेगा कि एसेट की वैल्यू कम हो गई है, जरा इंपेयरमेंट की टेस्ट करते हैं, अगर कम आता है तो इंपेयरमेंट लॉस बुक करना है, ऐसे हमेशा नहीं चेक करते रहना है, कोई इंडिकेटर से पता चलेगा, कोई इंडिकेशन है, लग रहा है आपको, तब आप इंपेयरमेंट का टेस्ट करोगे। ये जो हम चेक कर रहे थे ना, रिकवरेबल वैल्यू निकाला, कंपेयर किया, इसको बोलते हैं इंपेयरमेंट टेस्ट। पर आप कब करोगे, क्या हर एक साल करोगे, जरूरी नहीं है। अगर कोई इंडिकेटर है, आपको संदेश लग रहा है कि हो सकता है एसेट की वैल्यू कम हो चुकी है, रिकवरेबल वैल्यू कम आएगा, तब आप रिकवरेबल वैल्यू निकालोगे और चेक करोगे इंपेयरमेंट है कि नहीं है, और इंपेयरमेंट है तो ये लॉस बुक करोगे। ठीक, लिखो, इंपेयरमेंट शैल बी डन, impairment of asset shall be done only if, ये नहीं कि बैठ के इंपेयरमेंट कर रहे हैं हर एक साल, काम नहीं बढ़ाना अपने को, हाँ इंडिकेशन कुछ है तब करेंगे, ओनली इफ एनी इंडिकेटर एग्जिस्टेड ऑन बैलेंस शीट डेट, आपको बैलेंस शीट डेट पे लग रहा है कि कोई इंडिकेशन है कि एसेट की रिकवरेबल वैल्यू कम आ सकता है, ठीक, तो आप इंपेयरमेंट करोगे। इंडिकेटर में दो टाइप के इंडिकेटर हो सकते हैं,
एक कुछ तो होते हैं एक्सटर्नल इंडिकेटर्स, जो बाहरी संकेत है, जो एंटिटी के अंदर नहीं है। क्या लिखेंगे? आउटसाइड एंटिटी। और कुछ इंडिकेटर होते हैं इंटरनल इंडिकेटर्स, मतलब विद इन एंटिटी, जो एंटिटी के अंदर से पता चल रहा है, विद इन एंटिटी। समझ रहे हो? कोई ना कोई बैलेंस शीट डेट पे इंडिकेशन होनी चाहिए, तभी आप इंपेयरमेंट का चेक करोगे और इंपेयरमेंट करोगे। ऐसे बैठे बैठे इंपेयरमेंट नहीं करना कि मेरा मन कर रहा है इस वजह से इंपेयरमेंट कर रहे हैं। इंडिकेशन है कोई तो इंपेयरमेंट करो। चलो, एक्सटर्नल इंडिकेटर्स में क्या हो सकते हैं? एक्सटर्नल इंडिकेटर्स, अच्छा कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर फास्ट फास्ट लिखवाते हो। देखो बच्चे, ये रिवीजन लेक्चर है, ठीक है। हमारा पर्पस क्या है कि रिवीजन लेक्चर में जितना जल्दी से जल्दी हो पाए सिलेबस कवर करें। मैं चीजें समझाते हुए कर रहा हूं, पर थोड़ा फास्ट तो रहना पड़ेगा ना मोड। जैसे कि एक्सटर्नल इंडिकेटर में डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, देन एक्सपेक्टेशन। जितना सोचा था उससे एसेट की वैल्यू कम हो गई। ये क्यों होता है? जैसे कि एग्जांपल है, ड्यू टू टेक्नोलॉजी चेंज। टेक्नोलॉजी चेंज हो गया, एसेट आउटडेटेड हो गया। सोचा तो था, लेकिन एसेट जब आउटडेटेड हो गया, टेक्नोलॉजी चेंज हो गया, तो ऑटोमेटिकली कई बार एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। दूसरा, कई बार डिक्रीज हो जाती है गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शन की वजह से। गवर्नमेंट लॉ लेके आ गई ऐसा कुछ, तो डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस, गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस की वजह से। तीसरा, पता है आपको वैल्यू इन यूज क्या था? बताओ फटाफट से, वैल्यू इन यूज कैसे निकाल रहे थे? प्रेजेंट वैल्यू कर रहे थे, ठीक। प्रेजेंट वैल्यू के लिए डिस्काउंट रेट यूज करते हैं। डिस्काउंट रेट जितना ज्यादा होगा ना प्रेजेंट वैल्यू करने का, उतना ही वैल्यू कम आता है, ठीक। अगर कोई, मान लो ये देखो एग्जांपल, 1 लाख है, करेक्ट। 1 साल बाद खड़ा है, आज इसका प्रेजेंट वैल्यू करना है, 10% मान लो डिस्काउंट रेट है, तो कितना आएगा प्रेजेंट वैल्यू? 1 लाख। और 1 साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर होता है 0.909, 90,900। वही अगर बढ़ा के 15% कर दूं तो कितना आएगा? 15% का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर पता है? 1/1.15, 87,000। किससे कम आया वैल्यू? डिस्काउंट रेट ज्यादा होने से। जब भी प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हो, जैसे जैसे डिस्काउंट रेट बढ़ाओगे प्रेजेंट वैल्यू कम आएगा। यही कहने का मतलब है। कई बार डिस्काउंट रेट, मार्केट का जो रेट है ना, जो एक्सपेक्टेड रेट है, जो हम डिस्काउंट रेट यूज कर रहे हैं, वो बढ़ जाता है, ठीक। इंक्रीज इन डिस्काउंट रेट। नेक्स्ट, मार्केट कैपिटलाइजेशन, इसी को बोलते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी इज लोअर देन नेट एसेट। चलो, ये है बैलेंस शीट, ठीक। ये रहा है आपके एसेट, कैपिटल, लायबिलिटी, ठीक। पता है, जो हमारी नेट एसेट है ना, हमें क्या होता है, हमें किसी भी चीज को, मान लो ये कंपनी बेचूंगा तो वैल्यू किस चीज के लिए मिलेगी? एसेट लेस लायबिलिटी। यही नेट एसेट के लिए तो वैल्यू मिलती है। नेट एसेट जितना ट्रांसफर होता है,
ठीक, बुक में जो नेट एसेट है, नेट एसेट बुक में जो है ये तो क्या है, बुक वैल्यू है नेट एसेट का। मान लो मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी की वैल्यू उससे कम है, बुक वैल्यू है नेट एसेट का की 15 लाख, और कंपनी आज के डेट में अगर बेचने गए तो कंपनी की वैल्यू है 10 लाख, यानी कि आपकी एसेट की वैल्यू बुक में ज्यादा दिख रही है कंपेयरिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है, मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी। ये टोटल में बोल रहा हूं, एक शेयर में बोलूं तो नेट एसेट का एक शेयर से डिवाइड करोगे तो बुक वैल्यू पर शेयर बोलते हैं, एंड मार्केट वैल्यू मार्केट कैपिटलाइजेशन को एक शेयर में डिवाइड करूं तो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर बोलते हैं। तो एक शेयर को भी ध्यान देके देख सकते हैं, टोटल में भी मैं आपको टोटल में समझा रहा हूं। मार्केट कैपिटलाइजेशन कम है, नेट एसेट ज्यादा है, इसका मतलब ही है कि आपका एसेट ओवर वैल्यूड है, आपका एसेट की कैरिंग अमाउंट बुक की वैल्यू ज्यादा है पर मार्केट प्राइस उसका कम है। ठीक, चलो जरा समझ में आया। दूसरा, ये तो बाहरी कारण थे। सेकंड होता है इंटरनल इंडिकेटर। इंटरनल इंडिकेटर, मैंने क्या बोला, ये कुछ ऐसे इंडिकेटर है जो कंपनी के अंदर के रीजन से होते हैं, जैसे कि फिजिकल डैमेज ऑफ एसेट हो गया, दूसरा सिग्निफिकेंट चेंज आ गया जो एडवर्सली इंपैक्ट करता है एसेट के यूज को, जैसे कि मैंने आपको बोला था ना, जिस ब्रांच में ये एसेट यूज होना है, जिस ऑपरेशन में ये एसेट यूज होना है, उसे हम डिसकंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक, एसेट ज्यादा वैल्यू जनरेट कर सकता था कि नहीं कर सकता था, वो तो सिग्निफिकेंट चेंज हमने ले आई, इस वजह से एडवर्सली इंपैक्ट हुआ उसका यूज। ठीक है, तो दूसरा लिखेंगे सिग्निफिकेंट significant change that adversely affect that adversely affecting, या affecting लिख लो, affecting होगा, affecting that adversely affecting use of asset, that adversely affecting use of asset। एग्जाम्पल, जैसे कि कई बार हम सोचते हैं ना एसेट को डिस्पोज करेंगे, कई बार हम सोचते हैं डिसकंटिन्यू ऑपरेशन कर देंगे, पूरा बिजनेस ही बंद करो जिसमें वो एसेट यूज हो रहा है। डिसकंटिन्यू ऑपरेशन इन विच एसेट इज यूज। ठीक, दो रहने देते हैं, या फिर एक लिखना है तो लिख लो, मैं टिक करवा देता हूँ नोट्स में, यहीं पे टिक करा दो। थर्ड है इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ एसेट इज और विल बी वर्सन देन एक्सपेक्टेशन। कई बार हमें लगता है कि जितना वो कमा के दे सकता था ना, जितना हम एक्सपेक्ट करते थे, उससे उसका उतना होने वाला नहीं है। ठीक, इज या हो चुका है मतलब वर्स कंडीशन हो गया है, या विल बी वर्सन देन एक्सपेक्टेशन, हमने जितना सोचा था उससे खराब परफॉर्मेंस होने वाली है। ऐसा कई बार होता है, क्यों होता है, कोई कारण बता सकता है? ड्यू टू सम टाइप मैनर ऑफ यूज, उसको यूज जैसे करना चाहिए था ना वैसा हम कर नहीं रहे हैं, बहुत खराब तरीके से यूज कर रहे हैं। तो चलना चाहिए था 8 साल, चलने वाला है 5 साल, क्योंकि हम यूज ही ऐसा कर रहे हैं। ठीक, चलो ये लिख ही लो, कोई नहीं, मैं टाइम दे रहा हूं। ठीक है, लिख लो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, अब इतना लिखवा दिया तो एक लाइन लिखने में क्या है। इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ एसेट इज और विल बी वर्सन, ताकि हो चुका है खराब कंडीशन
या होने वाला है, विल बी वर्स देन एक्सपेक्टेशन। और मैंने क्या बोला, ऐसा क्यों होता है? सम टाइम ड्यू टू मैनर ऑफ यूज ऑफ एसेट। अब हमारे वर्कर ही ऐसे हैं, एसेट को ऐसे ही यूज कर रहे हैं कि हमें खुद पता है उसका लाइफ 8 साल है, पर वो 5-6 साल से ज्यादा नहीं चलने वाला है। इंटरनल इंडिकेटर क्यों है? हमारे हाथ में है ना, अच्छे से यूज करेंगे तो पूरा फुल लाइफ अच्छे से कमा के देगा एसेट। चलो बोलो फटाफट से। नेक्स्ट टॉपिक है रिवर्सल। इंडिकेटर हो गया, आओ नेक्स्ट चौथा टॉपिक। इसके बाद आप क्वेश्चन करने के लायक थोड़ा थोड़ा हो जाओगे। रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट। मैंने क्या बोला, इम्पेयरमेंट गेन कभी नहीं हो सकता, अपवर्ड रिवैल्यूएशन हो सकता है अगर रिवैल्यूड मेथड यूज कर रहे हैं तो, पर वो एस्टेंट डील करता है। ठीक, इम्पेयरमेंट गेन कभी नहीं हो सकता। लेकिन कभी इम्पेयरमेंट लॉस हुआ, कोई इंडिकेशन था जिस वजह से इम्पेयरमेंट लॉस हमने बुक किया, ठीक, अब वो इंडिकेटर ही नहीं रहा। जैसे कि मान लो हमने सोचा था कि गवर्नमेंट, एक एग्जांपल दिया था ना गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन का, ये रहा, गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन लेके आई, हमने एसेट का इम्पेयरमेंट कर दिया। ठीक, कल को बहुत हंगामा हुआ, लोगों ने प्रोटेस्ट किया, गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन हटा दिया। अब गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन जब हटा दिया तो फिर वापस एसेट की वैल्यू तो बढ़ जानी चाहिए, है ना, तो उसको रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट बोलते हैं। इंडिकेटर जिस वजह से किया था वो इंडिकेटर ही नहीं रहा, तो रिवर्स करना पड़ सकता है। ठीक, लिखो रिवर्सल कब करेंगे, जब इंडिकेटर जिस वजह से इम्पेयरमेंट किया था वो एग्जिस्ट ना करे। रिवर्सल ऑफ रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस शैल बी डन, रिवर्सल करेंगे ओनली इफ इंडिकेटर फॉर सच इम्पेयरमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब है कि जिस इंडिकेटर की वजह से जस्ट सोच के हम इम्पेयरमेंट लॉस बुक करे थे, अब वो कारण रहा नहीं, तो रिवर्सल कर सकते हैं। ठीक, इंडिकेटर फॉर सच इम्पेयरमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक, इम्पेयरमेंट लॉस पीएल में डेबिट किया था पीएल में राइट ऑफ किया था कि नहीं, तो अब रिवर्स करेंगे तो पीएल में क्रेडिट कर देंगे, और क्या है। चलो जरा अकाउंटिंग कैसे करेंगे, सिंपल है सर। एसेट की वैल्यू बढ़ानी है, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट। दूसरा, रिवर्सल को पीएल में भेज दो, रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। जब एसेट राइट ऑफ किया था पीएल से डेबिट किया था, एसेट का रिवर्सल कर रहे हैं इम्पेयरमेंट, पीएल में क्रेडिट करेंगे, सिंपल सी बात है, जस्ट रिवर्स एंट्री किया है। एक एग्जाम्पल हमें देखना चाहिए। मान लेते एसेट का कॉस्ट है 10 लाख रुपीज, या 1 लाख कर लो, 10 लाख तो बड़ा फिगर हो जाएगा। लाइफ है एसेट का 10 ईयर्स, सेल्वेज वैल्यू है नील। ठीक, आफ्टर 2 ईयर जब 2 साल हो गए तो एसेट का रिकवरेबल वैल्यू था 60,000। अब रिकवरेबल वैल्यू है तो 2 साल बाद एसेट का चेक करेंगे इंपेयरमेंट हो रहा है कि नहीं। ठीक, 2 साल खत्म हुआ तो ये हुआ,
एट एंड ऑफ 4th ईयर, जब 4 साल खत्म हो गए तब रिकवरेबल वैल्यू हो गया 80,000। करेक्ट। तब रिकवरेबल वैल्यू है 80,000। चलो जरा अब सारी अकाउंटिंग करके दिखाओ मुझे। सबसे पहले बड़ा सिंपल है, एसेट का कॉस्ट कितना है? 1 लाख। 2 साल तो नॉर्मल डिप्रिसिएशन चार्ज करोगे, पहला साल और दूसरा साल तो कुछ है ही नहीं, 2 साल खत्म होने के बाद इम्पेयरमेंट की बात है। लेस डिप्शन फॉर 2 ईयर। डिप्शन कैसे निकलेगा सर? कॉस्ट लेस सेल्वेज वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ, ये है डिप्शन। 2 साल का ये रहा, 20,000 आ गया। तो यानी कि 2 साल बाद कैरिंग अमाउंट कितना होगा? कैरिंग अमाउंट आफ्टर 2 ईयर 80,000। और रिकवरेबल वैल्यू कितना है? 60,000। मैंने क्या पढ़ा कि किसी भी साल में अगर, बोलो फटाफट से, कैरिंग अमाउंट, बोलो फटाफट से, ज्यादा है रिकवरेबल वैल्यू से, तो हम क्या करते हैं? इम्पेयरमेंट करते हैं। रिकवरेबल वैल्यू कितना है? 60,000। बताओ, तो हमें इम्पेयरमेंट करके एसेट को 60,000 पे दिखानी चाहिए। ठीक, तो इम्पेयरमेंट लॉस कितना आएगा? बोलो 20,000। ठीक, अब इम्पेयरमेंट हो गई तो कैरिंग अमाउंट कितना बच जाएगा एसेट का? सिंपल सी बात है, 80,000 का एसेट था, 20,000 राइट ऑफ कर दिया इम्पेयरमेंट, तो 60,000 रिकवरेबल वैल्यू पे आ गया। चलो दूसरे साल के अंत में ये चीज हुआ है, ठीक है। तो ये इम्पेयरमेंट लॉस की जर्नल एंट्री क्या पास होनी चाहिए? अगर जर्नल पास करनी हो तो बड़ा सिंपल है सर, इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट 20,000 टू एसेट्स 20,000, और दूसरा इस लॉस को पीएल में हम राइट ऑफ करते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इम्पेयरमेंट लॉस 20,000 20,000। कोई दिक्कत? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब 2 साल बाद और एट द एंड ऑफ 4th ईयर, मतलब 2 साल और निकल गए, ठीक। अब बताओ, एसेट ये रहा, ठीक, इसको कितने साल में राइट ऑफ करना है? सर सिंपली बात है, एसेट की लाइफ 10 ईयर्स है, 10 ईयर्स था ना, हाँ। 2 साल चले गए तो अब 8 साल में इसको राइट ऑफ करनी है, तो एनुअल डिप्शन कितना आएगा? 60,000 डिवाइड बाई 8 कितना आ रहा है? ये रहा, ठीक। इसलिए लेस कर दो डिप्शन फॉर 2 ईयर, नेक्स्ट 2 ईयर, $7,500 इंटू 2 15,000। चलो, तो कैरिंग अमाउंट आफ्टर 4 ईयर कितना आएगा एसेट का? कैरिंग अमाउंट आफ्टर 4 ईयर 45,000, ठीक, 45,000। अब क्या बोल रहे हैं कि इस समय हो सकता है जो इंडिकेटर है, अब इतनी डिटेल में तो दिया नहीं, इंडिकेटर है वो रिवर्स हो गया, तो रिकवरेबल वैल्यू अब 80,000 है। तो क्या 45,000 से सीधा 80,000 पे एसेट को लेके चले जाएं, रिवर्स कर दे पूरा? तो पूरा रिवर्स नहीं होता है, यहीं पे हैक है, ठीक, पूरा रिवर्स नहीं होता। लिखो स्टेप्स। सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे अलाउड रिवर्सल, कितना रिवर्स हो सकता है?
हमारे केस में तो सर सीधा 80,000 हो रहा है। क्या पूरा 80,000 बढ़ा दे एसेट का वैल्यू? नहीं। कितना बढ़ेगा? 40 में से 80 35,000। क्या पूरा 35,000 बढ़ा दे? नहीं। हमें देखना पड़ेगा कि कितना रिवर्स हो सकता है। ठीक। इम्पेयरमेंट रिवर्स कैसे होगा, कितना होगा, ये देखना पड़ेगा। कैलकुलेट अलाउड रिवर्सल, ये कैसे निकलता है? कैरिंग अमाउंट विदाउट इम्पेयरमेंट माइनस कैरिंग अमाउंट विथ इम्पेयरमेंट। विथ इम्पेयरमेंट। अगर एसेट का इम्पेयरमेंट नहीं होता तो कितना वैल्यू होता, और हो चुका है तो कितना वैल्यू है? ये डिफरेंस जो है ना, इतना ही हम रिवर्स कर सकते हैं इम्पेयरमेंट लॉस। चलो, अगर एसेट का नहीं इम्पेयरमेंट हुआ होता तो 10 लाख है। ठीक। 1 लाख डिवाइड बाई लाइफ, 4 साल का डेप्रिसिएशन चला गया होता, हम तो 4 साल बाद खड़े हैं, तो 6 साल और वैल्यू बची होती, इंटू 6 करते कितना आता? 60,000 माइनस कैरिंग अमाउंट विथ इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट करा तब एसेट की वैल्यू कितनी है? सर एसेट की वैल्यू है 45,000। 45,000 दोनों का डिफरेंस कितना है? 15,000। हाँ, 15,000 ही लॉस रिवर्स कर सकते हैं इम्पेयरमेंट का, जो AS28 अलाउ करता है। एसेट की वैल्यू 80,000 हो रही है, क्या पूरा 35,000 रिवर्स कर दे इम्पेयरमेंट लॉस रिवर्सल बोल के? नहीं, सिर्फ 15,000 कर सकते हैं। ठीक। अब ध्यान देना जरा, ये रहा कैरिंग अमाउंट एसेट का 45, करेक्ट। रिकवरेबल वैल्यू कितना है? 80। कितना बढ़ाना है, कितना डिफरेंस आ रहा है? 35। पर मैं क्या बोल रहा हूं, सिर्फ 15,000 इम्पेयरमेंट लॉस रिवर्स हो सकता है, तो ये 35 में से सिर्फ 15,000 जो है ना, ये होगा रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। सर 20,000 जो एसेट का और वैल्यू बढ़ गया, ये क्या करेंगे? तो ये AS28 परमिट नहीं करता, वो इम्पेयरमेंट लॉस का रिवर्सल नहीं है। क्या इसके लिए रिवैल्यूएशन कर सकते हैं कि मानेंगे हमने एसेट की रिवैल्यूएशन कर दी क्योंकि एसेट की वैल्यू बढ़ रही है? कर सकते हैं, अपवर्ड रिवैल्यूएशन कर सकते हैं। रिवैल्यूएशन इफ कंपनी फॉलो रिवैल्यूड मेथड। पता है आपको, AS10 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में हमने देखा था, एसेट को दो प्राइस पे दिखा सकते हैं, एक तो कॉस्ट और एक रिवैल्यूड अमाउंट। यानी कि कॉस्ट में हम एसेट को कॉस्ट पे दिखाते हैं, कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड अमाउंट। रिवैल्यूड अमाउंट पे एसेट की रिवैल्यूएशन करते हैं, फेयर वैल्यू पे दिखाते हैं। समझ में आया क्या? AS28 तो बोलता है बस 15,000 से एसेट की वैल्यू बढ़ानी है आपको, हम 15,000 अलाउ करते हैं, पर टोटल में एसेट की वैल्यू तो 35,000 से बढ़ रहा है, तो क्या 20,000 और इंक्रीज कर सकते हैं? तो अगर AS10 अलाउ करता है, कंपनी रिवैल्यूड मेथड फॉलो करती है तो कर सकती है। कंपनी अगर कॉस्ट पे दिखाती है एसेट को AS10 के अनुसार, तो नहीं करेगी। ठीक। चलो, जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे? मैक्सिमम अलाउड रिवर्सल पता चल गया 15,000। अब देखो अकाउंटिंग एंट्री क्या होगा। दो ही केस है ना, अगर कंपनी कॉस्ट मॉडल फॉलो करती है, यानी कि अपनी एसेट को रिवैल्यूएशन नहीं करती, कॉस्ट पे दिखाती है, तो सिर्फ इतना रिवर्स होगा। अब बचा हुआ 20,000 आपको इग्नोर करना है। एसेट अकाउंट डेबिट, एसेट को 15,000 से बढ़ाएंगे टू रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस 15,000। और आपको पता है ये जो रिवर्सल है
इम्पेयरमेंट लॉस का ये पीएल में क्रेडिट होता है। क्यों? क्योंकि सर जब इम्पेयरमेंट होता है तो पीएल से डेबिट करते हैं, तो जब रिवर्स होगा तो पीएल में ही तो क्रेडिट करेंगे। चलो करो जल्दी जल्दी। रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस टू पीएल 15,000 50,000। मान लो कंपनी रिवैल्यूड मेथड फॉलो करती है। रिवैल्यूड मेथड यानी कि वो अपनी एसेट को रिवैल्यूड अमाउंट पे दिखाती है। फेयर वैल्यू होता है एसेट का, तो उस केस में पूरा 35,000 से बढ़ा सकते हैं एसेट को, क्योंकि 45 का एसेट है, 80 पे ले जाना है, 35 बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट 15 ही होगा, बचा हुआ 20 कहां जाएगा? अपवर्ड रिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन रिजर्व में। ठीक। इतना डेप्थ में आपसे पूछेगा नहीं, इतने डेप्थ में लिखा भी नहीं है। ठीक, चलो लिखो जरा। फिर तो एसेट अकाउंट डेबिट टोटल 35,000 से बढ़ा दो, लेकिन रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट, इंपेयरमेंट का रिवर्सल तो 15,000 ही है, इसमें जो अलाउड रिवर्सल है उतना ही कर सकते हैं, बचा हुआ रिवैल्यूएशन रिजर्व में डाल सकते हैं। ठीक। दूसरा, ये रिवर्सल पीएल में जाता है। रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 15,000 15,000। मोटा मोटी बात क्या है देखो जरा, दोनों ही केस में जो रिवर्सल है ना इंपेयरमेंट का, जितना अलाउड है वो पीएल में क्रेडिट होता है, उतने से एसेट की वैल्यू बढ़ानी होती है। हाँ, लेकिन अगर उससे ज्यादा अमाउंट से एसेट का रिकवरेबल वैल्यू है, तो अगर और भी कुछ एडिशनल अमाउंट है तो क्या उसको रिवैल्यूएशन रिजर्व में ले जा सकते हैं? तो एएस 10 बताता है अगर रिवैल्यूड वैल्यू फॉलो हो रहा है, रिवैल्यूड मेथड फॉलो हो रहा है तो ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। कॉस्ट मेथड फॉलो करता है कंपनी तो नहीं, इग्नोर करो, नो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो जब भी रिवर्सल आए, जर्नल एंट्री क्या है? ये है। आपसे ये वाला पूछेगा भी नहीं। ठीक। अलाउड रिवर्सल आपसे इतना पूछेगा कितना रिवर्सल कर सकते हैं। कैसे निकालते हैं बताओ फटाफट से। कैरिंग अमाउंट विदाउट रिवर्सल, एसेट को मानो, कैरिंग अमाउंट विदाउट इंपेयरमेंट, एसेट को मानो कि इंपेयरमेंट हुई नहीं थी, तब आज कितना कैरिंग अमाउंट होता, माइनस कैरिंग अमाउंट विथ इंपेयरमेंट, अगर इंपेयरमेंट हुई है तब कितना है, दोनों का जो डिफरेंस है यही है, इतना ही रिवर्स कर सकते हैं इंपेयरमेंट लॉस। देखो हमारे केस में इंपेयरमेंट 20,000 हुई थी, याद आ रहा है कुछ? ये रहा 20,000, पर रिवर्स सिर्फ 15,000 हुआ। चलो नेक्स्ट टॉपिक है 5वां नंबर, इसके बाद क्वेश्चन करने लायक हो जाओगे। इम्पेयरमेंट ऑफ रिवैल्यूड एसेट, कोई एसेट है जो रिवैल्यूड हो रखा है, यानी कि कंपनी रिवैल्यूएशन करती है एसेट का। हमने पढ़ा है ना, एसेट को रिवैल्यूड अमाउंट में भी रख सकते हैं। ठीक, कॉस्ट पे भी दिखा सकते हैं, रिवैल्यूड अमाउंट पे भी दिखा सकते हैं। ठीक, कोई एसेट है जो रिवैल्यूड हो रखा है, तो ऑब्वियसली बात है उसके रिवैल्यूएशन रिजर्व में अमाउंट पड़ा होगा जितने से वो रिवैल्यूड है, उसका इंपेयरमेंट कैसे करेंगे ये पढ़ने वाले। ठीक, और इसका रिवर्सल भी पढ़ेंगे। एक तो इसमें दो टॉपिक है, एक इंपेयरमेंट रिवैल्यूड एसेट का और दूसरा रिवर्सल। इतना पढ़ने के बाद इंस्टीट्यूट की बुक की सारी क्वेश्चन हो जाएंगी। जो सेकेंड और थर्ड टॉपिक है कैश जनरेटिंग एसेट एंड गुडविल एंड कॉर्पोरेट एसेट, कैश जनरेटिंग यूनिट एंड गुडविल एंड कॉर्पोरेट एसेट, उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके बुक में है नहीं ऐसा। ज्यादातर जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है इंपेयरमेंट, और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इंपेयरमेंट ऑफ रिवैल्यूड एसेट। ठीक, ये सबसे ज्यादा सीए इंटर के लेवल में पूछने वाला क्वेश्चन वाली टॉपिक करने जा रहे हैं। देखो चलो, सबसे पहला टॉपिक है इंपेयरमेंट। ठीक, पहले क्या पढ़ेंगे? इंपेयरमेंट, फिर उसका रिवर्सल। इम्पेयरमेंट ऑफ रिवैल्यूड एसेट।
अगर कोई एसेट रीवैल्यूड हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है जो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है वो रिवैल्यूएशन रिजर्व में जाता है। तो अगर कुछ रिवैल्यूएशन रिजर्व में अमाउंट है तो अगर उस एसेट का इम्पेयरमेंट हो रहा है तो पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व में जाएगा, वो डेबिट होगा लॉस। उसके अलावा कुछ बच गया तब पीएल में राइट ऑफ करेंगे। ठीक है, impairment loss shall be first debited to revaluation reserve and balance if any shall be write off in profit and loss account। ठीक है, impairment loss shall be debited to revaluation reserve and balance if any shall be write off in प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक, जर्नल एंट्री देखो, इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट करते हो टू एसेट, करेक्ट। दूसरा, जो इम्पेयरमेंट लॉस है पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व को डेबिट करेंगे, सीधा पीएल में नहीं भेजेंगे, रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कुछ बच गया तब पीएल में डेबिट करेंगे टू इम्पेयरमेंट लॉस। आपके मन में सवाल आ सकता है, सर एक क्वेश्चन करवा के बताओ, इस पे लिख लो, फिर क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने हैं। चलो एग्जाम्पल के रूप में देखो, मान लेते हैं कोई एसेट है जिसका रिवैल्यूएशन रिजर्व पड़ा हुआ है 20,000, करेक्ट। 20,000 एसेट की इम्पेयरमेंट लॉस हो गया, 30,000 का। अब हमने क्या बोला, जो भी इम्पेयरमेंट लॉस होता है अगर एसेट रिवैल्यूएशन हुआ है उसमें रिजर्व में कुछ है तो पहले इससे डेबिट करेंगे, बचा हुआ पीएल में राइट ऑफ करेंगे। 20,000 लॉस तो इधर ही डेबिट हो जाएगा, 10,000 पीएल में राइट ऑफ होगा। चलो इसकी जर्नल एंट्री अगर पास करनी हो तो पहला एंट्री क्या पास करोगे, इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट टू एसेट, डेबिट टू एसेट्स 30,000। चलो सेकंड देखो क्या पढ़ाया मैंने, बोलो फटाफट से, किस लॉस को क्या करना है, बोलो। सर इस लॉस को एक तो रिवैल्यूएशन रिजर्व से पहले राइट ऑफ करना है, कुछ बच गया तो पीएल में जाना है। तो रिवैल्यूएशन रिजर्व में तो है ही 20,000, ठीक। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 10,000 टू इम्पेयरमेंट लॉस, इम्पेयरमेंट लॉस 30,000। समझ में आया? अगर कोई एसेट की रिवैल्यूएशन हो रखी है तो जो इम्पेयरमेंट उसका होता है पहले वो लॉस राइट ऑफ करते रिवैल्यूएशन रिजर्व से, ठीक। क्योंकि ऑलरेडी अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ था तो रिजर्व में पड़ा हुआ है, तो लॉस क्यों राइट ऑफ करोगे आप पीएल से, ठीक। उसके अलावा कुछ और लॉस बच जाते हैं तब वो पीएल में जाएगा। सेकेंड टॉपिक था इसका रिवर्सल, रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट ऑफ रिवैल्यूड एसेट, इम्पेयरमेंट ऑफ रिवैल्यूड एसेट। जरा खुद सोच के बताना, कोई रिवैल्यूड एसेट था तो उसका लॉस पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व में हमने भेजा था, बच गया कुछ तो पीएल में। अब रिवर्स हो रहा है, तो रिवर्स हो रहा है तो गेन पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व में भेजना चाहिए जितना पहले डेबिट किया था हमने।
और कुछ बच जाए तब पीएल में भेजना चाहिए, है कि नहीं? यही लिखना है बस। रिवर्सल शैल बी फर्स्ट क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। जितना पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व में डेबिट किया था ना लॉस, पहले उतना रिवैल्यूएशन रिजर्व में क्रेडिट करो। ठीक, शैल बी फर्स्ट क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। कितना पूरा दे दे क्या जो रिवर्सल है? नहीं, जितना पहले डेबिट हुआ था लॉस। ठीक, टू द एक्सटेंट लॉस अर्लियर डेबिटेड, जितना पहले हमने डेबिट किया था। ठीक है सर। एंड इसी में लिख लो, कोई नहीं, दूसरा लाइन क्या लिखना, एंड उसके अलावा भी कुछ बच गया रिवर्सल तो पीएल में क्रेडिट कर देंगे। बैलेंस शैल बी क्रेडिटेड टू पीएल। वैसे रिवैल्यूएशन नहीं होता, नॉर्मल केस होता तो इम्पेयरमेंट पीएल से डेबिट होता है, रिवर्सल पीएल में क्रेडिट होता है। रिवैल्यूड एसेट आया तो इम्पेयरमेंट पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व में डेबिट हुआ, बैलेंस पीएल में गया। रिवर्सल हुआ तो जितना ऑलरेडी अभी डेबिट कर दिया था पास्ट में, ठीक है, रिवैल्यूएशन रिजर्व में, उतना पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व को क्रेडिट करो, बैलेंस पीएल में ले जाओ। चलो, अब मेरे को लगता है ना इतना पढ़ने के बाद हमें 2-4 क्वेश्चन करनी चाहिए। ठीक है, ये रहा आपके इंस्टीट्यूट का बुक। चलो, ईगो इंडस्ट्री लिमिटेड गिव्स द फ्लोइंग एस्टिमेट फॉर कैश फ्लो रिलेटेड टू प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। क्या प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का इम्पेयरमेंट कवर्ड है यहाँ पे? बिल्कुल कवर्ड है। डिस्काउंट रेट क्यों दिया है? प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए। पहले साल का कैश फ्लो, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 ईयर्स के कैश फ्लो दिए हैं, यानी कि एसेट आगे 5 साल कमा के देने वाली। रेसिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ 20x6, यानी कि 5th ईयर के एंड में, ये रहा रेसिडुअल वैल्यू। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट परचेज कब किया था? अभी हम खड़े हैं, पता है, यहां देखो, अभी हम खड़े हैं x1 पे, आगे 5 साल का दिया है x2, x3, x4, x5, x6। ठीक, आगे 5 साल का आपको दे रखा है, 5 ईयर्स का कैश फ्लो, यहाँ का सेल्वेज वैल्यू भी। कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू और सेल्वेज वैल्यू का प्रेजेंट वैल्यू करने के बाद आपको पता चल जाएगा वैल्यू इन यूज। एसेट खरीदा कब था? 20XX। आगे देखते हैं उसके बारे में कुछ बोलता है क्या। यूजफुल लाइफ 8 ईयर्स है। नेट सेलिंग प्राइस आज के डेट में दे दिया है, नेट सेलिंग प्राइस। रिकवरेबल अमाउंट निकालने के लिए वैल्यू इन यूज, नेट सेलिंग प्राइस, व्हिच एवर इज हायर। ठीक, हमें नहीं पता कि ये जो डेट बता रही है कितने साल पीछे का है, तो ये देखो जरा, लिखा हुआ है द ईयर दिस इज इमीडिएटली प्रीसीडिंग द ईयर x0। ये x1 से पीछे होगा x0, इससे 1 साल और पीछे होगा x जो हमारा साल है। ठीक। ठीक, और इस साल के शुरुआत में एक x यही रहा ना, यानी कि जहां पे हम खड़े हैं ना, वहां से 1 साल, 2 साल, 3 साल पहले एसेट खरीदा गया था। अच्छा, एसेट की लाइफ कितनी है? देखो जरा, ये दे रखा ना 8 ईयर, तभी तो बड़ा सिंपल भी है समझना कि लाइफ 8 ईयर है, आगे 5 साल एसेट यूज होने वाला है, तो पीछे 3 साल यूज हुआ होगा, ये ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, पूछा क्या है? कैरिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ, अभी का कैरिंग अमाउंट बताओ। चलो कोई नहीं, एक यहाँ पे क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से बना लेते हैं।
मैं कहाँ खड़ा हूँ, 31/12 x1, ठीक है, 31/12 x6, यानी कि 5 years बाद का सेल्वेज वैल्यू कितना दिया है सर? सेल्वेज वैल्यू दिया है 1000, ठीक। ये खरीदा था 1120x, यानी कि 3 years पहले, और मैं ये रहा, ठीक। उस समय एसेट का कॉस्ट कितना था सर? उस समय एसेट का कॉस्ट था 40,000, ठीक है। आज के डेट में नेट सेलिंग प्राइस दे रखा है, कितना है? 20,000, 20,000 ही है ना? हाँ। पूछा क्या है? कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट मतलब बुक वैल्यू एसेट का, आज की डेट में बुक में क्या वैल्यू है, ये रहा। चलो, सबसे पहले पूछा है कैरिंग अमाउंट 31/12 x1, ठीक। सिंपल सी बात है, 3 साल एसेट डिप्रिसिएट हो गया होगा। लिखो जरा, कॉस्ट 40,000 लेस डेप्सन फॉर 3 years, डेप्सन फॉर 3 years, 3 साल का डेप्सन। बताओ डेप्सन निकलता कैसे है? कॉस्ट लेस सेल्वेज वैल्यू, ये रहा 1000, डिवाइड बाई एसेट का लाइफ, लाइफ कितना था? 8 साल, 3 साल निकल गया, 5 साल और है 8 years, तो ये तो 1 साल का डिप्रिसिएशन आया, इंटू 3 कर दूंगा, ये 14,625 आया। ये घटा दूंगा तो आज का कैरिंग अमाउंट आ जाएगा। ये पहली रिक्वायरमेंट थी अपनी, ठीक है, 25,375। और क्या पूछा है? वैल्यू इन यूज बताइए। बड़ा सिंपल है सर, यहाँ पे मैं खड़ा हूं, आज के डेट में वैल्यू इन यूज निकालना है। वैल्यू इन यूज, जो भी कैश फ्लो है उसका प्रेजेंट वैल्यू, और जो सेल्वेज वैल्यू अंत में आएगा उसका प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू के लिए डिस्काउंटेड दिया है, ठीक है। बी नंबर, वैल्यू इन यूज, ईयर 1 2 3 4 5, कैश फ्लो 4,684, 4,000, 6,000, 6,000, 8,000, 4,000, करेक्ट। अंत में सेल्वेज वैल्यू भी आएगी लास्ट वाले साल में, तो 1000 सेल्वेज वैल्यू भी। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर पता है 15% है डिस्काउंट रेट, ये रहा। क्या डिस्काउंट रेट है तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिया है? नहीं दिया, तो हम खुद से लिख लेंगे, दिया होता तो हम लोग कर लेते। चलो, जब भी दे आपको खुद यूज करना है। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालने का फॉर्मूला है 1/1 प्लस r⁴n, ठीक। कैलकुलेटर पे 1/, अब देखो ना, 1/1 प्लस आर, आर का वैल्यू क्या है? 0.15। चलो, 1/1.15 आया, पावर n मतलब जिस साल का निकालना है, तो 1/1.15, ठीक है, इज इक्वल टू करूंगा, पहले साल का आएगा, ठीक, 0.8695। जनरली इंस्टीट्यूट 3 डिजिट में प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एग्जाम में देता है, तो हम भी 3 डिजिट में लिख देते हैं। फिर इज इक्वल टू करूंगा तो दूसरा आ गया, इज इक्वल टू बस दबाते रहना। ये सारे टेक्निक आपको फाइनेंस में सिखाया जाता है, ठीक है। ये रहा प्रेजेंट वैल्यू, इसका टोटल कर दोगे, ये आ जाएगा वैल्यू इन यूज। जरा बताओ फटाफट से, 4,000 इंटू 0.870, तो ये आ गया 3480, करेक्ट। 6,000 इंटू 0.756,
ये दोनों इसी से इंटू करना, एक ही साथ कर देते हैं। 5000 इंटू 0.497, तो दोनों एक साथ करके इतना आ रहा है 2485। ठीक, 19,025 रुपीज आएगा। एक बारी आप टोटल भी कर लेना। चलो, सी नंबर में क्या पूछा है? रिकवरेबल अमाउंट, बड़ा सिंपल है। रिकवरेबल अमाउंट ये कैसे निकलता है? इट इज हायर ऑफ वैल्यू इन यूज, जो कि है 19,025, या फिर नेट सेलिंग प्राइस जो कि है 20,000। दोनों में से हायर कौन सा है? देयरफॉर ये है ना 20,000। रिकवरेबल अमाउंट इज इक्वल टू 20,000। नेक्स्ट, रिवाइज कैरिंग अमाउंट। अब बताओ जरा, ये रहा एसेट का अभी कैरिंग अमाउंट 25, रिकवरेबल वैल्यू है 20,000, तो इम्पेयरमेंट करनी पड़ेगी ना। ठीक, इम्पेयरमेंट लॉस करनी पड़ेगी। इम्पेयरमेंट करके ये रिकवरेबल अमाउंट पे आ जाएगा। डी नंबर में लिखो, कैरिंग अमाउंट 25,000 कितना है? 375, 375। ठीक है, लेस रिकवरेबल वैल्यू कितना है? 20,000। तो एक तो ये इम्पेयरमेंट आ गया। अगले में यही पूछा है क्या? डिप्रिसिएशन पूछा है, कोई बात नहीं। इम्पेयरमेंट आ गया 5375। अच्छा चलो, तो अब कैरिंग अमाउंट अब तो घट के इतने पे आ जाएगा ना एसेट। रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट पूछ रहा है। अब पूछा है अगले साल जो ये आने वाला है उसमें डेप्शन कितना यूज होगा? चार्ज होगा। डेप्रिसिएशन 4, ये रहा। नेक्स्ट ईयर के लिए डेप्रिसिएशन बताइए। डेप्रिसिएशन एंड के लिए नहीं होता, 4 मतलब ईयर दिखना था मुझे। ठीक, अब ये रहा कैरिंग अमाउंट। करेक्ट, कितने साल डेप्शन चार्ज करना है? मैं यहाँ पे खड़ा हूं मान लो। अब एसेट 20,000 पे दिख रहा है, लाइफ है 5 इयर्स, कोई बात नहीं। तो डेप्रिसिएशन देखो 20,000 है, -1,000 सेल्वेज वैल्यू, लाइफ है 5 इयर्स, तो पर एनम डेप्शन अब कुछ ऐसा आएगा 3800। ठीक, चलो नोट लिख लो। इस क्वेश्चन के लिए नहीं, एएस के लिए जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसमें एक नोट लिखवाना था। आफ्टर इंपेयरमेंट डेप्रिसिएशन रिवाइज कैरिंग अमाउंट पे निकलता है। आफ्टर इंपेयरमेंट डेप्रिसिएशन shall be computed on revised carrying amount। ऑब्वियसली बात है, इंपेयरमेंट हो गई तो अब जो एसेट की वैल्यू है ना उसे रिमेनिंग लाइफ में डेप्रिसिएट करना है हमें। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं अगला। ये बहुत सिंपल है। ठीक है, वैल्यू इन यूज निकालना है, आप लोग निकाल सकते हैं। चलो 3 नंबर क्वेश्चन ही देखते हैं। जब भी ऐसा बड़ा क्वेश्चन है, बहुत सारा डेट हो, हमेशा मार्क कर लिया करो एक ग्राफ बना के। जी लिमिटेड एक्वायर अ मशीन ऑन 1 अप्रैल x0 फॉर 7 करोड़ एंड एस्टिमेटेड लाइफ क्या है? 7 इयर्स। क्वेश्चन नंबर 3 है बुक का, जरा ये ईयर मार्क कर लो। 1/4 x0 है ना? हाँ, मशीन का कॉस्ट कितना है? 7 CR।
और लाइफ कितनी है? 7 साल। ठीक, यानी कि 31/3/6 तक 7 इयर्स लाइफ है। क्लियरली दिया हुआ है ये सारी चीजें, मैं खुद से तो कुछ भी नहीं बोल रहा। मशीन इज डेप्रिसिएटेड ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस एंड डज नॉट कैरी एनी रेसिडुअल वैल्यू। अंत में कोई भी रेसिडुअल वैल्यू नहीं है, नील है रेसिडुअल वैल्यू। अब बताओ जरा, 7 करोड़ को 7 साल में डेप्रिसिएट करना है, रेसिडुअल वैल्यू नील है। कॉस्ट लेस सेल्वेज वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ, 1-1 करोड़ डेप्रिसिएशन आएगा हर एक साल का ऑन 1/4x4, यानी कि यहां कहीं होगा। कितना साल निकल गया? 1/4x0 पे है, 1/4x1, 1/4x2, 1/4x3, 1/4x4, यानी कि 4 इयर्स निकल गए। 4 इयर्स बाद की कहानी बोल रहा है। चलो मैं इस लाइफ वाले लाइन को ना ऊपर लिख देता हूं। 4 इयर्स निकल गए। कैरिंग अमाउंट ऑफ मशीन वाज रीअसेस एट 5.1। यहां पे हम खड़े हैं, मशीन का कोई कैरिंग अमाउंट होगा, हमें नहीं पता, देख लेंगे। एक बात बताओ, खुद बताना जरा, हर एक साल 1-1 करोड़ डेप्रिसिएशन जा रहा है इसमें से। 7 करोड़ का था तो 4 साल बाद कितना चला गया होगा? 4 करोड़ डेप्रिसिएशन, 3 करोड़ पे एसेट होगा। ठीक, लेकिन बोल रहा है अब हम कैरिंग अमाउंट रीअसेस कर रहे हैं, यानी कि एसेट को रिवैल्यूड कर रहे हैं। रिवैल्यूड कर रहे हैं कितने पे? 5.1 पे। 5.1 पे क्या एसेट को रीअसेस करके अपवर्ड रिवैल्यूएशन कर सकते हैं? एयरस्टेन कहता है बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप एसेट के लिए क्या देख रहे हो, रिवैल्यूड मेथड फॉलो करते हो तो रिवैल्यूएशन कर सकते हो। एंड सरप्लस अराइजिंग फ्रॉम रिवैल्यूएशन बीइंग क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, बिल्कुल ठीक। एयरस्टेन ये भी कहता है कि रिवैल्यूएशन पे जो आपको गेन होगा उसको रिवैल्यूएशन रिजर्व में भेजना है। फॉर द ईयर इन मार्च दिस, यानी कि जो लाइफ खत्म होगा, कंडीशन इंडिकेट एन इम्पेयरमेंट ऑफ मशीन एग्जिस्टेड एन अमाउंट रिकवरेबल ए सर्टेन ओनली 79 लाख। कह रहा है कि ऐसा लग रहा है, तेरा ध्यान से सुनना, कि इम्पेयरमेंट के कुछ कंडीशंस हैं, इंडिकेटर्स हैं। मशीन का लाइफ जो मशीन का जो वैल्यू रह जाएगा ना, वो रह जाएगा सिर्फ रिकवरेबल वैल्यू 79 लाख, यानी कि करोड़ को लाख में लिखना हो तो पॉइंट लगाना पड़ेगा 0.79 करोड़। ठीक है, ओके सर। You are required to calculate loss on impairment of machine and so this loss treated in a books of G Limited. ठीक, G Limited had followed policy of writing down revaluation surplus by increase charge of depreciation resulting from revaluation. पता है आपको, जब आप एसेट को रिवैल्यूड करते हो, जैसे मान लो 10,000 है, 1 लाख है, रिवैल्यू करके 1,20,000 पे कर दिए। पहले डेप्शन 1 लाख था तो 10,000 लगता, क्योंकि रिवैल्यूएशन हो गई तो अब तो रिवाइज कैरिंग अमाउंट पे डेप्शन लगता है। ठीक, तो हो सकता है 12,000 लग रहा है। ये जो एडिशनल डेप्शन है ना, एयरस्टेन कहता है, पहले एयरस्टेन का सुनो फिर इस कंपनी पे आते हैं। एयरस्टेन कहता है कि जितना एडिशनल डेप्शन है, जितना एडिशनल डेप्शन चार्ज हो रहा है, उतना ही रिवैल्यूएशन रिजर्व में, ये 20,000 है ना, उतना ही रिवैल्यूएशन रिजर्व से आपको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा। इस कंपनी, यानी कि जितना एडिशनल डेप्शन है उतना से रिवैल्यूएशन रिजर्व हर एक साल कम होता है। एक कंपनी का पॉलिसी क्या है, जितना एडिशनल डेप्शन है उतना रिवैल्यूएशन रिजर्व में चार्ज करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि रिवैल्यूएशन रिजर्व से एडिशनल डेप्शन चार्ज हो रहा है, तो जो एडिशनल डेप्शन लगेगा, हम कहाँ पे खड़े हैं, 2 साल और बीत गया है ना, कहाँ पे, x6, ये रहा, 2 साल और बीत गया है, 1/4x6, x6, 2 इयर्स और निकल गए। 2 साल में जो भी एडिशनल डेप्शन चार्ज हुआ होगा अपवर्ड रिवैल्यूएशन की वजह से, वो रिवैल्यूएशन रिजर्व से घटा होगा।
ठीक। चलो जरा अब इसका शुरू करते हैं कहानी। सबसे पहले ध्यान देखना, कॉस्ट कितना है एसेट का, 7 करोड़, करेक्ट। शुरू में ही लिख दिया करो कि ये हम फिगर जो लिख रहे हैं वो करोड़ में लिख रहे हैं, तो दिक्कत नहीं होगी। लेस 4 साल तो नॉर्मल डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ है, फिर हम यहाँ पे आए हैं और यहाँ रिवैल्यूएशन हुआ है, तो पहले 4 साल का डेप्शन घटा दो, लेस डिप्रिसिएशन फॉर 4 ईयर्स। बड़ा सिंपल है सर, 7 करोड़ है, रेसिडुअल वैल्यू कुछ नहीं, 7 ईयर लाइफ है, तो हर एक साल का 1 करोड़ डेप्शन, तो 4 साल का 4 करोड़ डेप्शन हो जाएगा। ठीक, तो कैरिंग अमाउंट जो होगा ना, कैरिंग अमाउंट 14x4 को वो होगा 3 करोड़। लेकिन हमें क्या बोला कि हम एसेट की वैल्यू क्या कर रहे हैं, एसेस कर रहे हैं 5.1, यानी कि अपवर्ड रिवैल्यूएशन कर रहे हैं, प्लस अपवर्ड रिवैल्यूएशन कर रहे हैं, और करके 5.1 कर देंगे एसेट की वैल्यू, कैरिंग अमाउंट ये हो जाएगा। कितने से करना पड़ रहा है, 3 करोड़ का एसेट है, 5.1 पे कर रहे हैं, 2.1 से रिवैल्यूएशन कर रहे हैं, यानी कि रिवैल्यूएशन रिजर्व में 2.1 करोड़ जाएगा प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। बोलो एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, यही एंट्री पास करते हैं ना AS10 में, ये गया रिवैल्यूएशन रिजर्व में। अब देखो 2 साल और निकल गए, अभी 2 साल का डेप्शन कैसे निकलेगा सर, 4 साल चला गया साथ में से, अब 3 साल लाइफ है एसेट का, और ये जो है ना ये 3 साल में अब बांटने पड़ेंगे, है ना। जब भी रिवैल्यूएशन होती है तो हम एसेट का डेप्शन कैसे निकालते हैं, रिवाइज कैरिंग अमाउंट पे। चलो डेप्शन फॉर नेक्स्ट 2 ईयर, नेक्स्ट 2 ईयर्स, बताओ सर 5.1 करोड़ एसेट की वैल्यू हो चुकी है। ठीक, 4 साल चला गया, आप 3 साल में इसको बांटने, डिवाइड बाई 3 इंटू 2 कर दीजिए, 2 साल का डेप्शन आ जाएगा, तो 5.1 डिवाइड बाई 3 इंटू 2, ये 3.4 आया। तब कैरिंग अमाउंट कितना आएगा, कैरिंग अमाउंट 14x6 को ये आ रहा है सर 1.71, 1.7 आ रहा है। ठीक, कैरिंग अमाउंट हमने कितना यहाँ पे रिवैल्यूएशन किया है, हमने कितना यहाँ पे रिकवरेबल वैल्यू पता किया है 0.79, यानी कि यहाँ पे कैरिंग अमाउंट कितना है 1.7, रिकवरेबल वैल्यू है 0.79, तो इंपेयरमेंट लॉस है, लिख लो रिकवरेबल वैल्यू है सर 0.79, तो इंपेयरमेंट लॉस कितना आया, इंपेयरमेंट लॉस बोलो जरा 0.91, यानी कि 91 लाख। ठीक है, क्या ये पूरा का पूरा इंपेयरमेंट लॉस पीएल में डेबिट होता है, नहीं। अगर कोई एसेट रिवैल्यूड है तो रिवैल्यूएशन रिजर्व में जितना बैलेंस है उतना रिवैल्यूएशन रिजर्व में डेबिट होगा, बचा हुआ पीएल में डेबिट होगा। बोलो फटाफट से, रिवैल्यूएशन रिजर्व में क्या सर 2.1 करोड़ नहीं है, नहीं है। जब रिवैल्यूएशन होती है तो यहाँ क्या लिखा है, जितना एडिशनल डेप्शन चार्ज हुआ होगा इन 2 सालों में उतना रिवैल्यूएशन रिजर्व से घट गया होगा। तो देख लिए रिवैल्यूएशन रिजर्व में बैलेंस कितना है, बैलेंस इन रिवैल्यूएशन रिजर्व बताओ 2.1 माइनस एडिशनल डेप्शन फॉर 2 ईयर्स। अच्छा सर अगर नहीं बोलता कि एडिशनल डेप्शन रिवैल्यूएशन रिजर्व में घटा रहे हैं, बोलता एडिशनल डेप्शन जितना है उतना रिवैल्यूएशन रिजर्व से जनरल रिजर्व में भेज रहे, तब भी ये करना पड़ता है, क्योंकि तब भी तो रिवैल्यूएशन रिजर्व से उतना बैलेंस चला गया होता। ठीक है, तो 2.1 है माइनस एडिशनल डेप्शन, बताओ 3 करोड़ का एसेट था, रिवैल्यूड किया 5.1 पे, 2 करोड़ एडिशनल वैल्यू है, इसी पे तो एडिशनल डेप्शन लग रहा है, 3 साल आगे एमोटाइज करना था, तो डिवाइड बाई 3 इंटू 2 साल में कितना लगा होगा, ये रहा। तो सिंपल है 2.1
डिवाइड बाई 3 इंटू 2, ये रहा। कुछ बच्चे निकाल सकते हैं, यहाँ देखो ऐसे निकाल सकते हो अगर आपका मन हो तो, कि सर वैसे डेप्सन 1 करोड़ लग रहा था, उसके बाद डेप्सन कितना लगेगा इस पे, 5.1 डिवाइड बाई 3, बताओ अगले 3 साल, 5.1 डिवाइड बाई 3, 1.7 लग रहा है। बताइए सर 1 लग रहा था, 1.7 लग रहा है, 0.7 इंक्रीज हुआ है, यही है एडिशनल डेप्सन। ये तो 1 साल का है, तो 2 साल में कितना गया होगा, 0.7 इंटू 2, 1.4। एक तो ये तरीका था। ओरिजिनल डेप्सन कितना था, एडिशनल डेप्सन कितना आ रहा है आफ्टर इवेल्युएशन, आराम से आ जाएगा। दूसरा तरीका मैंने क्या बोला, जितने से वैल्यू इंक्रीज हुई है उतने, इसी वैल्यू की वजह से डिप्रिसिएशन इंक्रीज हो रहा है ना, इस वैल्यू को डिवाइड कर दो लाइफ से, तो ये आ गया एडिशनल डेप्सन, इनटू कर दिया 2, तो 2 साल का आ गया। ठीक, तो ये रहा 0.7। बताओ, इतना इम्पेयरमेंट लॉस राइट ऑफ करना है, जिसमें रिवैल्यूएशन रिजर्व में इतना है, तो इतना तो रिवैल्यूएशन रिजर्व से राइट ऑफ हो जाएगा, बचा हुआ लॉस पीएल से राइट ऑफ करना पड़ेगा। ठीक, यहाँ पे देखो इम्पेयरमेंट लॉस कितना है, 0.91, इसमें से डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व में 0.7 ही बैलेंस बची है ना, इतना डेबिटेड टू पीएल, पीएल में कितना डेबिट करना पड़ेगा, तो इस लॉस में से इतना चला गया 0.21। सारा फिगर करोड़ में। अगर मान लो जर्नल एंट्री पूछ देता, जर्नल एंट्री पूछ देता, कर देता ना मैं, इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट टू एसेट्स, कितने से इम्पेयरमेंट लॉस है, 0.91, 0.91 सब करोड़ में। ठीक, इस लॉस को क्या पूरा पीएल में डालना है, नहीं, जितना रिवैल्यूएशन रिजर्व में उतना तो रिवैल्यूएशन रिजर्व, फिर कुछ पीएल में है तो पीएल से डेबिट करो टू इम्पेयरमेंट लॉस। अब बताओ कोई दिक्कत बोलो फटाफट से, एनी कंफ्यूजन, कमेंट करना कोई दिक्कत हो तो, ठीक है, देखते रहता हूँ मैं। चलो क्लास को यहाँ पे एक छोटा ब्रेक देते हैं, एक लेक्चर में ऐसे भी नहीं होने वाला है, अभी तो पहले ही टॉपिक में हूँ मैं। ठीक, 2 और टॉपिक रह रहे हैं, दूसरा कैश जनरेटिंग एसेट एंड गुडविल एंड कॉर्पोरेट एसेट, तो एक लेक्चर में नहीं होगा ये। एक काम करो, थोड़ा बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आना, कल के लेक्चर में थोड़ा क्वेश्चन भी करा दूंगा, प्लस जो 2 टॉपिक है उनको भी कवर करके खत्म कर डालेंगे। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, टिल ख्याल रखो अपना, पढ़ाई करते रहो, रिवीजन करते रहो, कोई डाउट हो तो पूछते रहो। अब एग्जाम में ज़्यादा टाइम है नहीं, समय से पढ़ोगे सिलेबस कंप्लीट होगा, कॉन्फिडेंस आएगा, अच्छा मार्क्स आएगा। ठीक है, चलो।